बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड 58, जिसका टॉपिक है गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम यहाँ से स्टार्ट होगा कि गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स होंगे कि कहाँ पर गॉस लॉ इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पे नहीं किया जाएगा और किस तरह से आसानी से किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, मतलब गॉस लॉ की सहायता से हम किस किस चीज को निकाल सकते हैं, कैसे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, कैसे हम विद्युत विभव निकालेंगे। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है इस मायने से कि आपको बोर्ड के एग्जाम से तो बहुत अच्छा है ही, नॉलेज के व्यू से तो अच्छा है ही, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2009 से लेके अब तक सबसे ज्यादा अगर 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला टॉपिक है तो वो है गॉस लॉ। सबसे ज्यादा इसी को दोहराया जाता है, इससे रिलेटेड कनेक्टिविटी रहता है, लेकिन मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यही रहता है। तो आज हम देखते हैं गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग अगर उसको देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जो भी नए व्यूअर हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े। मेरे हिसाब से पूरा 12th का फिजिक्स 5 पार्ट में, 11th का भी 5 पार्ट में है। अभी हम 11th की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 12th की। 12th का जो 5 चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, चौथा चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स है और पांचवा चैप्टर वेव्स लाइट है। दैट मीन्स इस पांचों चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो 12th का फिजिक्स एनसीईआरटी के हिसाब से 10-15 चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। जैसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे हिसाब से तो एक ही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चैप्टर है, अध्याय 1 अध्याय 2। दैट मीन्स एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोड हमने निर्धारित किया है ECS। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोड ECS, इलेक्ट्रिक करंट का EC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का EM और मॉडर्न फिजिक्स का MO और वेव्स लाइट का WL। ठीक है, W फॉर वेव्स, L फॉर लाइट। ठीक है, ये पांचों चैप्टर हम पढ़ते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पड़ाव हैं और उसको हमने कहाँ कहाँ पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अब तक आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका कोड क्या है ECS, जिसका पहला टॉपिक है, यानी कि पहला जो है पड़ाव जिसको बोलते हैं हम, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने किया हुआ है एपिसोड 1 से एपिसोड 13 तक। ठीक है, और दूसरा पड़ाव है कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको हमने किया हुआ है एपिसोड 14 से लेकर के एपिसोड 33 तक। ठीक है, तीसरा पड़ाव हमने किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। ठीक है, इसको हमने किया हुआ है एपिसोड 34 से एपिसोड 45 तक। फोर्थ टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हमने किया हुआ है एपिसोड 46 से एपिसोड 49 तक। पांचवा पड़ाव है हमारा इलेक्ट्रिक
डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। इसको हमने किया हुआ है एपिसोड 50 से एपिसोड 57 तक, ठीक है। छठा पड़ाव हमारा होगा गॉस लॉ, जो कि ऊपर लिखा हुआ है गॉस लॉ, ठीक है। ये अब जहां तक चला जाए। और सातवां पड़ाव हमारा होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये भी जहां तक चला जाए। तो आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। तो 75% आप पढ़ चुके हैं। उसका हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर बिहार बोर्ड्स में जो पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव सवाल 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला और 5 मार्क वाला, उसका हमने PDF डाल दिया है। आप उसको जाकर के देखिए कि आप कितना बना पाते हैं। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो और भी ठीक, क्योंकि ऑफलाइन में हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये किया कि किसी वस्तु पे चार्ज आएगा कैसे, किसी वस्तु पे चार्ज आएगा कैसे। तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो ये चार्ज हो जाएगा। जोड़ देंगे तो निगेटिव, निकाल देंगे तो पॉजिटिव। और इसका कई तरीका है पॉजिटिव निगेटिव करने का, हमारे पास कई तरीका है। तो हमने उसको देखा चार्ज किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व, उसको हम लोगों ने देखा। उससे रिलेटेड सवाल को देखा। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को डील करने के लिए इसका होना जरूरी है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा जो कि 1 से लेकर के कहां तक है, 13 तक है। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एपिसोड 1 से जब एपिसोड 13 तक जो भी बंदे नए हैं वो देखेंगे तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा बर्दाश्त करके उसको बेहतर तरीके से आपको देखने की इच्छा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि इसको देखने के बाद ये सब थोड़ा सा और इजी वे में आएगा समझ में। ऐसे हमने इस तरह से प्रयास किया है कि आपको समझ में आएगा। एनीवे, कूलम्ब्स लॉ, अगर किसी वस्तु पे चार्ज आ गया, अकेला चार्ज बेचारा तो क्या कर सकता है वो बात की बात है। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस वस्तु पे अगर चार्ज आ गया, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसके अगल बगल में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे पे रिएक्शन करता है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है। उसी फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि नेचर के व्यू से, लेकिन मैग्नीट्यूड के व्यू से काफी अंतर होता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और दुनिया का कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, परिमाण होता है और दिशा होता है। तो बगैर परिमाण बगैर दिशा के हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कूलम्ब्स लॉ जो है विद्युत बल के परिमाण को और दिशा को कैलकुलेट करने के लिए हमारा आता है, और ढेर सारे प्रॉब्लम्स को ये हल करके देता है कि अगर एक आवेश को यहाँ रख दें, एक आवेश को 1 किलोमीटर पे रख दें तो कितना बल लगेगा, पानी में रख देंगे तो कितना लगेगा, और हवा में रख देंगे तो कितना लगेगा, अभ्रक बीच में भर देंगे तो कितना लगेगा। ये सारा कुछ हम इसमें देखते हैं, और ये एपिसोड 14 से लेकर के एपिसोड 33 तक है। अब उसके बाद हमने देखा अगला पड़ाव में इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स में हम ये देखें, अगर किसी पे चार्ज आ जाता है ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और स्पेस में विद्युत क्षेत्र होता है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि उसकी तीव्रता कितनी होगी तो उसके लिए हम लोग तीव्रता की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन हम लोग यूजुअली क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में उसको सेम में यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, फील्ड इंटेंसिटी को देखा। फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र अनसीन होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कहता है कि फील्ड को, चूंकि फील्ड पर सारा कुछ होता है, तो फील्ड को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, एक काल्पनिक लाइन का कल्पना करते हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस की कल्पना करते हैं, और उसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करते हैं, चित्रीय निरूपण करते हैं। तो वैसे फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसका कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं,
ये हमेशा सतह के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। ये सारे कुछ इसके कई गुण होते हैं, उसको हम बताए हुए हैं एपिसोड 43 में। उसके बाद है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एपिसोड 44 में बताया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, डिटेल से बताया हुआ है। अब इन सारी चीजों को हम बात करते हैं और बल रेखाओं की संख्या से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, और उसको हम 34 से लेके 45 तक में ये पूरा किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का एनसीईआरटी का सवाल, तो आप जाकर के देख सकते हैं एपिसोड 40 में। एपिसोड 40 में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का एनसीईआरटी का सवाल, और एपिसोड 41 में आपको मिल जाएगा कूलम्ब्स लॉ से संबंधित एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल। एपिसोड 42 में देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ सवाल मिल जाएगा, और फिर जाकर के एपिसोड 45 में जाकर के आप देखिएगा तो वो मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स से रिलेटेड सवाल। अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों कैसे आ गया यहाँ एक जगह, तो दो बच्चे जिस तरह से एक जगह पे ऑटोमेटिक खेलने के लिए आ जाते हैं तो उसकी एनर्जी खपत होती है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर चार्ज हमारा आता है एक दूसरे के आसपास, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अगर सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, दोनों झगड़ गया था तो फिर कोई बात नहीं है, सिस्टम नहीं हुआ, दोनों बच्चे अगर हैं एक दूसरे से खेल रहे हैं, इसका मतलब है एक को निगरानी करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अगर ये कुछ दूरी पर व्यवस्थित है, इसका मतलब सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम बनाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसी लगाना पड़ता है, तो वर्क डन करना पड़ता है, तो वही वर्क डन इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दो बच्चे अगर खेल रहे हैं तो किसी न किसी पेरेंट्स को वहां पे निगरानी करना पड़ता है, और बेहतर निगरानी अगर हम करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है जो बेहतर चीज सिखाएगा। एनीवे, तो दो चार्ज है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। और सिंगल अगर है तो हम यूनिट के लिए बात करते हैं, एक कोई भी चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो दो के बीच जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कोई भी चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, ऐसा हमने बताया हुआ है एपिसोड 46 में जाकर के आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एपिसोड 47 में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इस तरह से हमने बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल का रिलेशन विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, ये हमने देखा हुआ है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हमने बताया हुआ है, एपिसोड 48 में जाके देखिए, आपको समविभवी सतह बताया गया है, दो समविभवी सतह एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, समविभवी सतह पर विभव कितना हो सकता है, ये सारा कुछ हमने बताया हुआ है, इसकी आकृति कैसी हो सकती है, ये सारा कुछ बताया है, और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी 49 में हमने किया हुआ है एनसीईआरटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल हमने किया हुआ है एपिसोड 50 में, मतलब विद्युत द्विध्रुव को हमने बताया हुआ है एपिसोड 50 में। एपिसोड 51 में हमने बताया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की शक्ति क्या है, और फिर उसके आगे हमने बताया हुआ है कि जब सिंगल चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र उपलब्ध करता है, जब सिंगल चार्ज है तो विद्युत विभव उपलब्ध करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर है, कुछ दूरी पर व्यवस्थित है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो जब एक चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र विभव होता है तो दो चार्ज के कारण भी हमारा विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत विभव होगा। तो हमने विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र बताया हुआ है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए एपिसोड 52 में बताया गया है, और 53 में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बताया गया है। तो सभी ये 5 मार्क्स का इससे ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम ढेर सारा सवाल भी किए हुए हैं एनसीईआरटी का। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप कहिएगा कि गॉस लॉ क्यों हम पढ़ेंगे, ये सवाल आपके मन में उठना भी चाहिए। क्यों, क्या जरूरी था? तो जरूरी इसलिए था कि कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं और फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं। गॉस लॉ भी वही करता है, फील्ड भी निकालता है, फोर्स भी निकालता है। इसका मतलब यह है कि जब ये सब जनाब थे ही तो गॉस लॉ का आना क्या जरूरी था। तो जाहिर सी बात है,
आप जब मैथमेटिक्स बनाते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि हम एक मेथड से नहीं, 2 मेथड से, 3 मेथड से, 10 मेथड से बनाएं। उसमें से जो सबसे बेस्ट आपको लगता है, सबसे शॉर्ट आपको होता है, सबसे अच्छा जो होता है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कूलम्स लॉ जो आया वो एक बेसिक के फॉर्म में आया, लेकिन ये बेचारा कुछ जगह पर फेलियर होता हुआ नजर आया। कहाँ कहाँ फेलियर होता हुआ नजर आया? तो हमने आपको बताया हुआ है हमने आपको बताया हुआ है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। आप उसमें जाकर के जब आप देखेंगे एपिसोड ये लगभग 17 में आपको मिल जाएगा या 18 में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के देखिए, हम लिंक डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा कि लिमिटेशंस क्या है। उसमें हमने बताया था कि 2 बिंदु आवेश के लिए या तो आसानी से काम कर जाता है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट चार्ज के लिए बेचारा डिफिकल्टी से काम करता है। दूसरी बात कि अगर चार्ज कॉन्टिन्यूअस है तो उसके कारण फील्ड या फोर्स निकालना बेचारे के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो उस स्थिति में कहता है कि जहां पे ये जनाब फेल हो जाता है, ये नहीं कह सकते, फेलियर होता हुआ नजर आता है, वहां पर गॉस लॉ आसानी से आके कहता है कि भैया आप टेंशन मत लो, हम आपके काम को आसान कर देंगे। अब गॉस लॉ इसलिए आया कि हम विद्युत क्षेत्र को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं, हम अगर बोले कि ये पॉइंट चार्ज Q है और यहाँ पर हम ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पर दूरी R है, तो हम बोले कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप फटाक से करते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², फटाक से निकाल देते हैं। अगर कोई चार्ज यहाँ पे है Q और यहाँ से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं E बराबर 8, तो आप क्या करते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालते हैं, जो चार्ज है वो डालते हैं और जो दूरी है वो स्क्वायर डालते हैं, ये विद्युत क्षेत्र निकल जाता है। तो ये तो हुआ कि किसी बिंदु आवेश के कारण आप कहीं पे विद्युत क्षेत्र निकाले, 2 आवेश के बीच कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो निकाले। तो ये मेथड जो है ये कूलम्ब बाबा का है, ठीक है। लेकिन जब कूलम्ब बाबा से हम पूछे कि ये बताइए कि ये हमारा चार्ज है, इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है ये है, यहाँ पर हमको फोर्स बताइए आप क्या होगा, फील्ड बताइए क्या होगा। तो फोर्स निकालने के लिए तो ये से दूसरा चार्ज चाहिए, हम फील्ड का बात कर लेते हैं, फील्ड निकल जाएगा तो फोर्स निकालना आसान हो जाता है। फील्ड आपने पूछ दिया, बेचारा कहता है कि देखो भैया हम तो निकाल देंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बोले क्यों लगेगा भाई? तो कहता है कि देखिए यहाँ से हमको दूरी आप दीजिएगा, हमको पता है, हम क्या करेंगे, इसमें लगातार है, सतत आवेश वितरण है, और पॉइंट चार्ज के लिए तो ये फॉर्मूला काम कर जाता है, लेकिन इसके लिए आसानी से काम नहीं करेगा क्योंकि ये सतत आवेश वितरण है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पर एक चार्ज हम कट करते हैं जिसका नाम होता है dq, यहाँ पे एक चार्ज कट करते हैं जिसका नाम होता है dq, और यहाँ से इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ से इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये जो है इसको विकर्षित करेगा, ये जो है इसको विकर्षित करेगा, क्योंकि फील्ड निकालने के लिए हमने एपिसोड 34 में बताया हुआ है कि जहां भी फील्ड निकालना है वहां मन में क्या रखना है, +1। तो उसी तरह से यहाँ भी कट करेंगे, यहाँ सबको कट करेंगे, फोर्स निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा वहां पर फील्ड निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट करेगा, समस्या पैदा करेगा। कुछ बंदा नहीं जानता है इंटीग्रेशन, एक तो मैथमेटिक्स का बहुत ऐसे ही सवाल आता है स्टूडेंट पे, वो तो डर से बायोलॉजी में घुस जाता है कि चलो चीर पार कर देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम में घिर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अगर बात करना चाहें कि इसको कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल सकते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम बड़ा पोथी हो जाएगा। और इसको बड़ा आसानी से 2, 4, 5 लाइन में गॉस लॉ कहता है कि भैया उतना लंबा आप मत जाइए, हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, गॉस लॉ का यूज कीजिए, गॉस बाबा का नियम यूज कीजिए और इसको आसानी से क्या कीजिए, निकाल दीजिए। ओबियस है कि जो आसानी से निकाल देगा हम उसी रास्ते को प्रेफर करते हैं, इसीलिए गॉस लॉ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप समझे गॉस लॉ क्यों, कूलम्ब्स लॉ तो जरूरी है, उसके बनिस्पत गॉस लॉ क्यों जरूरी है ये हम देखें। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं।
अब गॉस लॉ जो आया, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है फ्लक्स। इसको हमने बताया हुआ है एपिसोड नंबर 44 में, वहां जाके आप डिटेल से देखिएगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि गॉस लॉ जो बोला है वो फ्लक्स को रिलेट करके बोला है। तो फ्लक्स और एरिया वेक्टर, ये दो चीज हम जानेंगे, तब जानेंगे कि गॉस लॉ क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम आज देखेंगे। तो अभी तक आपने ये सीखा कि गॉस लॉ क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कहावत भी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ी है, उतना लंबा तगड़ा में हम क्यों जाएं, शॉर्ट में क्यों नहीं जाएं। तो इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट आखिरी नहीं होता है, आप हमेशा लगे रहिए, दुनिया आखिरी नहीं होती है। अगर आज अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, एक समय आएगा कि जापान भी पावरफुल होगा, इंडिया भी पावरफुल होगा। यानी कि जो सतत प्रयास करता रहेगा आगे बढ़ने का, वो आगे आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। समय बलवान होता है, जिसका ग्राफ ऊपर जाता है उसका डाउनफॉल होता है। एक समय था भारत सोने की चिड़िया थी, इसको लूट खसोट करके इसको बर्बाद कर दिया गया। अब हमारे राजनेता और कुछ पब्लिक की डिमांडगिरी जो है, ये ज़्यादा मतलब इसको क्षति पहुंचा रही है। जाति धर्म समुदाय ये सब उसको बांट रही है, इसलिए इसके कलेजे को तार तार किया जा रहा है, दिल को तार तार किया जा रहा है। तो खैर वो बात की बात है। हम बात कर रहे थे कि साइंस जो है, कोई भी वक्तव्य जो है हम आखिरी उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च जहाँ तक पहुँचता है हम उसी को आखिरी मान लेते हैं। हमारा रडार जहाँ तक पहुँचेगा हम वहीं तक का खोज जानेंगे। कहावत है ना, कुआं का बैंक कुएं का हाल जानेगा। तो वही बात है कि जो कुआं में है कुआं का बात जानेगा, लेकिन जो दुनिया घुमा है वो पूरी दुनिया का बात करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि अगर हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे बढ़ेंगे। तो आप भी सतत प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, अलग एक एक वीडियो देखिए, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप लगातार जुड़िए। नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी पैदा होगी। इसी लॉकडाउन में जो बेहतर काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से नोट कर सकते हैं। हालांकि सब जगह आपको सिर्फ फाई ही मिलेगा, यहाँ फाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्लक्स हमारा जो होता है वो तीन तरह का होता है, फाई ई, फाई जी एंड फाई एम। एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबक से निकलने वाला, एक होता है मास से निकलने वाला ग्रेविटेशनल फ्लक्स, और चार्ज से निकलने वाला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम तो इसका बात कर रहे हैं, ये 11 का चीज है और ये आगे का चीज है। तो जो हम यहाँ बताएंगे वही चीज यहाँ बताएंगे, क्योंकि ये तो 11 का चीज है, वहां पे हम बता चुके हैं या पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज Q है, ये अपने चारों तरफ जो है एक फील्ड लाइंस डेवलप करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और उससे एक काल्पनिक जो बल रेखा होता है, जिसका नाम हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं, ये निकलता है। और कहता है कि अगर ये सरफेस है, चार्ज बॉडी पर आएगा तो बॉडी का कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो ये अगर हमारा क्षेत्रफल है, मान लेते हैं A, तो इस क्षेत्रफल से जितना बल रेखा निकलेगा उस बल रेखा की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये कि किसी क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको थोड़ा सा सुदृढ़ीकरण कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। एपिसोड 44 में जो हमने बताया वहाँ पे एकांक लग गया है, तो वहाँ एकांक को छोड़ के किसी कर देना है। तो किसी चूंकि हम उसको एलेबरेट नहीं कर पाए, नहीं तो नीचे लिखना था, वहाँ पे आप सिर्फ क्या कीजिएगा, शुरू में जो एकांक लिखे हुए हैं उसको आपको कर देना है किसी, यानी किसी क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या एक अदिश राशि है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। अब है कि जब क्षेत्रफल से ये रिलेटेड है तो क्षेत्रफल इसको प्रभावित करता है, फ्लक्स को प्रभावित करता है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का, पहले डेफिनेशन बताते हैं और इसका परिमाण भी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है सो देखिए। विद्युत बल रेखा तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं,
लेकिन फ्लक्स हमारा फिजिकल क्वांटिटी है और एरिया हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये हमारा भौतिक राशि है, ये भी भौतिक राशि है। और चूंकि बल रेखा का संख्या का बात चल रहा है, तो ये कहता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड करना है, चूंकि बल रेखा जो है वो किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र को बताएगा। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश, ये भी क्षेत्र सदिश है, ये भी सदिश है, इस दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं फाई ई, मतलब विद्युत फ्लक्स। तो मैथमेटिकली भी हम बात कर सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, हालांकि हम उसको बता चुके हैं 44 में। किसी आवेश या किसी क्षेत्रफल करते, किसी क्षेत्रफल से निकलने वाले किसी क्षेत्रफल से सतह के लंबवत कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। किसी क्षेत्रफल से सतह के लंबवत जब भी विद्युत बल रेखा निकलता है या प्रवेश करता है तो नॉर्मली ही होता है, इसलिए वहां पे लंबवत लग जाता है। क्षेत्रफल से सतह के लंबवत निकलने वाले, हालांकि यहाँ हम सिर्फ निकलने बोल रहे हैं, प्रवेश भी कर सकता है, निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, इसे फाई ई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। मतलब ये जो बनता है ये दो सदिश राशि से बनता है, लेकिन दो सदिश राशि से बनता है तो ये बन जाता है अदिश राशि, और इसको फाई ई से हम क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, उस पर फैक्टर नहीं लगा सकते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। एक बार इसको देखिए आप गौर से। इसको आप देख चुके हो, हालांकि इसको विस्तार पूर्वक हमने बताया हुआ है एपिसोड 44 में, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसको अदर लैंग्वेज में अगर बात करना चाहते हैं, जो नए व्यूअर हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस crossing normally through any area vector is called electric flux. It is a scalar quantity and denoted by phi e. Its SI unit is voltmeter or न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये हमारा डेफिनेशन हुआ, इसको हम मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करते हैं वो देखते हैं।
मैथमेटिकली कहता है कि फाई ई का जो मान होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्र सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फाई ई बराबर आप इतना लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। अब ये कॉस क्यों आया, यही एक रहस्य है, कॉस क्यों लग जाता है, थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। ऑल्सो करके आप इसको लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये पूरा हमारा एरिया है, इससे बल रेखा निकल रहा है, ठीक है। अब ये छोटा सा एरिया लेंगे तो इससे भी तो बल रेखा निकलेगा, तो बड़ा सा एरिया लिखेंगे तो बड़ा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो छोटा सा फ्लक्स होगा। तो छोटा सा क्षेत्रफल को हम लोग डी ए बोलते हैं और छोटा सा फ्लक्स को हम लोग डी फाई बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए की जगह पर हो जाएगा डी ए वेक्टर, और यही हो जाएगा हमारा डी ए ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और जब हम छोटे छोटे फ्लक्स को, दैट मीन्स ऐसा ऐसा तो ढेर सारा फ्लक्स होगा, तो इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा सा फ्लक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फाई ई अगर निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, डी फाई। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ये एलिमेंट्री फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं, वो हो गया। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके वहाँ पे बताए हुए हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि आखिर में ये कॉस क्यों अटैच हो गया, जल्दी क्या था। तो यहाँ पे एक टर्म हम लिखे हुए सतह के लंबवत, दैट मीन्स जो सतह होगा उसके हमेशा लंबवत लिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा और उसी के अलोंग हमारा विद्युत क्षेत्रफल सदिश होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और क्षेत्रफल सदिश के कारण विद्युत फ्लक्स हमारा प्रभावित होता है, इसीलिए क्षेत्रफल को हम लोग सदिश के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब ये अगर ये फोर्स हमारा है, ये फोर्स हमारा है, हमने एक और फोर्स लगा दिया तो नेट पर तो प्रभाव पड़ा। अगर हम कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर इधर फोर्स लगाए तो ठीक है, इधर लग गया। अगर हम फोर्स इस एंगल पर लगाएंगे तो इसके गति पर प्रभाव पड़ेगा, अगर हम इधर लगाएंगे तो इसके गति पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाए तो इसके स्थिति परिस्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार से कहता है कि अगर हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को बदल दें तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बदल जाए, और इसीलिए इसको हम वेक्टर के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। जबकि एक बड़ा एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन छोटे छोटे एरिया को हम लोग बोल देते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए ये एरिया के लिए हम लोग वेक्टर के फॉर्म में यूज भी करते हैं। अगर आप वेक्टर देखेंगे मैथमेटिक्स में हो चाहे आप फिजिक्स में देखिएगा, फिजिकल वर्ल्ड में वेक्टर एंड स्केलर टॉपिक में, तो वहाँ पे किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि दो साइड लेंथ का हम वेक्टर तरीके से क्रॉस करते हैं तो वो हमको वेक्टर देता है। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल को हम सदिश के फॉर्म में यूज करते हैं। और क्षेत्रफल, अब सवाल ये है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो मैथमेटिशियन ने, फिजिशियन ने इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो तल लिया उसके लंबवत बाहर या लंबवत अंदर, यानी कि हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा वह सतह के क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर। सिचुएशन के हिसाब से वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि वो किधर मान रहा है, ठीक है। अब कहता है कि ठीक है, हमने एरिया वेक्टर को मान लिया कि सतह के किधर लेना है, लंबवत बाहर निकालना है। अब फ्लक्स निश्चित तौर पे जो है एरिया पे डिपेंड करता है, तो याद रखना है कि एरिया के कारण हमारा फ्लक्स प्रभावित होगा। अब थोड़ा सा हम अगर देखना चाहते हैं, इसको ऐसे देखते हैं कैसे फ्लक्स प्रभावित हो सकता है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई एरिया है, सपोज दैट ये एरिया है, और इधर से हम एक पैरेलल बीम लाइट को क्रॉस करवा रहे हैं। और करना है, ये ऐसे दिखा है, पैरेलल बीम लाइट को क्रॉस करवा रहे हैं। अगर ये सतह के लंबवत है तो तीर लग रहा था, मान जैसे महाभारत में भीष्म पितामह साहब को ढेर सारा तीर लगा था तो लंबवत लगा। अब हम बात करते ये
अगर इसको हम तिरछा करते चले जाएं तो तीर का संख्या जो हो जाएगा वह कम हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे कर दे तो तीर 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एरिया ऐसे कर देते हैं तो वहां पर हमारा फ्लक्स जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। हम एपिसोड 44 में बताए भी हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, और मतलब इसके दिशा में, ये फील्ड का दिशा है एक तरह से, तो फील्ड के दिशा में एरिया जब लंबवत हो जाता है तो वहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं E A cos थीटा, और थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों के बीच 90 डिग्री हो जाएगा तो वहां पर cos 90 होता है 0 डिग्री, और यदि 0 हो जाए, cos 0 डिग्री हो जाए तो वहां पे हो जाता है cos 0 का मान 1। तो cos का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो 1 को जब इससे गुना करेंगे तो E हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा इधर है तो एरिया कैसे रखें, ये प्लेस कैसे रखें, सतह कैसे रखें जो कि फील्ड के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर हो। तो हम आपको क्या बोले कि ये अगर तल है तो फील्ड वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो हम क्या करते हैं, फील्ड जिधर है उधर ही एरिया वेक्टर मानते हैं। अगर ये ऐसे हो जाए तो एरिया वेक्टर भी हमारा किधर होगा, इधर होगा। इसका मतलब इधर होगा, फील्ड भी इधर होगा, तो दोनों के बीच कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो जाए तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर को एज ए वेक्टर हम ट्रीट करते हैं, एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसके कारण कोई भौतिक राशि का परिमाण क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इसी कारण हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं। और इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए या तो मतलब सतह के लंबवत बाहर लेते हैं या सतह के लंबवत अंदर लेते हैं। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस बोर्ड को अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये तो बाहर की ओर दिखेगा, लेकिन अंदर की ओर जाएगा तो मेरे लिए हो गया कि ये तल के अंदर है और ये वाला तल के बाहर है। लेकिन कोई बोर्ड के उधर खड़ा हो जाए, वो देखे, तो वो उसके लिए उधर वाला हो जाएगा कि बाहर आ रहा है, और इधर वाला कल आएगा अंदर हो रहा है, तो वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो आज हम एक रोचक टॉपिक को देखें कि गॉस लॉ क्यों आवश्यक है, और उससे रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स को हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स पढ़ना क्यों जरूरी था। ये 5 नंबर में पूछा हुआ है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, गॉस के नियम को लिखें तथा इसे सत्यापित करें। तो फ्लक्स क्या है, तो ये आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि गॉस का नियम क्या है। तो इसको आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे गॉस लॉ क्या है और उसका सत्यापन क्या है। तो आप एपिसोड 44 देख लीजिएगा और एपिसोड 43 देख लीजिएगा, लास्ट वाला। उसमें हमने एक टर्म जिक्र किया है, ठोस कोण। उसमें हमने एक जिक्र किया है ठोस कोण, और एक जिक्र किया हुआ है हमने समतल कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो ठोस कोण को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, छोटे से एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इस तरह से हम इसका चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो एरिया का काम पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र का काम पड़ेगा, और ठोस कोण का काम पड़ेगा। तो इसलिए आप जरूर एपिसोड 43 और 44 आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब रही बात कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ थोड़ा सा टॉपिक से हट के हुआ जाए, और सही बात है कि मानसिक प्रेशर है, इसको फीलिंग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट के डिमांड पर कुछ सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर कुछ कुमार विश्वास साहब का सुनाते थे कविता वगैरह, तो उसको सुनाया जाए थोड़ा सा। तो एक कविता यहाँ से शुरू करते हैं एपिसोड 58 से। और आपको अगर लगता है कोई एक छोटा सा कहानी, लंबा ढड्ढा नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा कहानी जो समाज के दिल को छू जाए, किसी व्यक्ति के दिल को छू जाए, वैसा आप भेजिए। वैसा चुटकुला अगर है वो भेजिए, शायरी अगर आपके पास उपलब्ध है जो किसी को मैसेज देता है वो दीजिए। मतलब अगर कोई वैज्ञानिक है, उसकी छोटी सी जीवनी अगर आपके पास है वो आप हम तक भेजिए। हम प्रयास करेंगे कि उसको 2 मिनट 5 मिनट में उसको हम आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल आज शुरू करते हैं। कुमार विश्वास साहब का जो सबसे फेमस कविता में से एक है, जो उनको पॉपुलैरिटी के चरम पर पहुंचा दिया, वो हम आपको सुनाना चाहेंगे यूट्यूब के माध्यम से।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो ये विश्वास साहब की कविता है, और भी ढेर सारी कविताएं हैं। कुछ चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। मन की बात, दिल की बात में आप शेयर कीजिए कि सर ये सुनाया जाए, ये वाला सॉन्ग होना चाहिए। जैसा कि हम बोलते थे, कहा जाता है कि लोग कभी कभी सीरियस हो जाते हैं, काफ़ी सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के वक्त। बिल्कुल सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, हमको एग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई करें तो एकदम आंख निपोड़े हुए, उसमें तो आपको नींद आने लगेगी, आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। मूड आपका रिलैक्स होना चाहिए, मूड आपका रिलैक्स होना चाहिए, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। तो रिलैक्स करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे एक्टिविटी को करते हैं, गाना सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, बाजार घूमते हैं, कुछ कविताएं पढ़ते हैं, कुछ कॉमिक्स पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तब जाके मूड रिलैक्स होता है। जिसको जैसा होता है वो ऐसा करता है। तो खैर, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में 59 में, जो कि गॉस लॉ और उसका सत्यापन होगा, जो 5 मार्क्स का होगा। हालांकि ये 2 मार्क्स में भी पूछता है, और ये जोड़ करके पूछा गया है 2014 में, 2012 में। तो इसलिए हम इसको बता दिए। इसका यूज कैसे हम आगे करेंगे देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।